नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल यूनिक प्लस पर। कैसे हैं सभी? आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और एक बेहतरीन होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम से बढ़िया चल रही होगी। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि हमने एसएससी जीडी के लिए जिस सौर सीरीज की शुरुआत की थी, आज मैं उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 लेकर के आया हूँ और ये आपकी एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जैसे अब जीडी के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं कल से, तो ये आप प्रैक्टिस सेट जरूर करके जाइएगा और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इन क्वेश्चनों की। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि एक काम को 16 दिनों में कर सकता है और बी 24 दिन में कर सकता है। वे सी की सहायता लेते हैं और तीनों मिलकर काम को 6 दिन में पूरा कर देते हैं। यदि काम के लिए कुल 400 रुपये उन्हें मिले हों तो हर व्यक्ति को मिलने वाली राशि ज्ञात करें। तो भाई सबसे पहली बात तो ये है कि धन का बंटवारा कैसे होता है। धन का बंटवारा होता है हमेशा क्षमता के रेशियो में। ठीक है भाई, तो अगर हम इनका क्षमता का रेशियो पता कर लें तो उसी में हम पैसा बांट देंगे आराम से। ठीक है भाई, तो देखिए भाई, ए कितने दिन में कर रहा है? ए 16 दिन में कर रहा है और बी 24 दिन में। और जब इनके साथ सी भी शामिल हो जाता है तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों लोग जब मिल जाते हैं तो ये काम कितने दिन में हो जाता है भाई? तीनों मिलकर के 6 दिन में कर लेते हैं। ठीक है भाई, एलसीएम कितना आएगा? 48। ठीक, तो ये कितने यूनिट काम करेगा? 16 × 48। और बी कितना काम करेगा? एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। ठीक है भाई, और ये जब तीनों लोग मिल जाएंगे, तीनों लोग जब शामिल हो जाएंगे तो 8 × 48 तीनों लोग मिल जाएंगे तो ये 8 यूनिट काम करेंगे पर डे। ठीक है भाई, अब अगर बात करते हैं इनकी इंडिविजुअल क्षमता की तो ए भाई कितनी यूनिट काम कर रहा है? 3 यूनिट काम कर रहा है। ठीक है भाई, और बी कितना कर रहा है? 2 यूनिट काम कर रहा है। अब जब तीनों लोग मिल जाते हैं तो 8 यूनिट काम करता है और इन दोनों की क्षमता कितनी हो गई? 5। तो इसकी कितनी बचेगी? 3। तीनों की मिला के हो गई 8। ठीक है भाई, अगर हम इस क्षमता में ही क्या पैसे को बांट देंगे। ठीक है भाई, क्योंकि पैसा किस में बढ़ता है? क्षमता में। तो क्षमता का योग कितना है? 8। तो 8 रेशियो के बराबर कितना हो जाएगा? 400। तो 1 रेशियो के बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से? 50। ठीक है भाई, तो इसको कितना मिलेगा? 50 × 150 रुपये। ठीक है भाई, और इसको भी कितना मिलेगा? 150 रुपये, इसको 100 रुपये। तो तीनों व्यक्तियों को जो रुपया मिलेगा ए बी सी को क्रमशः वह कितना कितना मिलेगा? 150, 100 और 150। तो ऑप्शन पहला इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, तो हमेशा धन का बंटवारा कहाँ होता है? धन का बंटवारा क्षमता के अनुपात में किया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाए तो प्राप्त उत्तर ही संख्या है। ठीक है भाई, वो ये कह रहा है कि 75% में कितना जोड़ा जाए? 75। और जब 75% में 75 को जोड़ा जाता है तो वह संख्या वही प्राप्त हो जाती है। मतलब संख्या अपने आप में कितनी होती है? 100%। तो संख्या अपने आप में 100% बन जाती है। कब? जब 75% में 75 को जोड़ा जाता है। तो जब आप इसे इधर ले जाओगे तो 75 के बराबर कितना बन गया भाई? 25%। ठीक है भाई, 25% के बराबर 75 है तो यहां से 1% के बराबर कितना हो जाएगा? 25 × 75। जब 1% के बराबर कितना है? 3 है, तो कहा क्या गया है? उस संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। तो 40% कितना हो जाएगा? तो 40% के बराबर हो जाएगा 40 का इधर गुणा कर दीजिए। ठीक है भाई, तो 40 कितना हो जाएगा? 120। तो 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120। तो वह संख्या कितनी है? तो संख्या का जो 40% है वह कितना होने वाला है? 120 होने वाला है। समझ पाए होंगे इस बात को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए। 50 मीटर लंबी एक गाड़ी 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है। 10 सेकंड में पार करती है। गाड़ी की गति मीटर पर सेकंड में क्या है? तो मैंने ये बात कई बार आपको बताई है कि जब भी ट्रेन किसी सुरंग, पुल या प्लेटफॉर्म आदि को पार करेगी तो वह अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई जो भी दी हो तो दोनों की लंबाइयों के योग के बराबर चलेगी। तो 50 मीटर लंबी क्या है? ट्रेन है। ठीक है भाई, 50 मीटर लंबी ट्रेन और 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को, ये प्लेटफॉर्म हो गया और ये यहां से ट्रेन है और इसकी लंबाई कितनी है? 50 मीटर। तो टोटल कितनी दूरी से चलनी पड़ेगी? 150। कितनी चलनी पड़ेगी? 150 मीटर। अब 150 मीटर जाने में उसे कितना टाइम लगा? 10 सेकंड। कितना लगा? 10 सेकंड। तो भाई चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो 150 मीटर जाने में अगर 10 सेकंड का समय लगा तो यहां से चाल जो बनेगी वह कितनी रहने वाली है? 15 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए। किसी राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से
2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 300 रुपए है, तो वह धनराशि ज्ञात करनी है। तो भाई ये सभी बच्चों को पता होगा कि C2 माइनस S2 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, PR/100 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, तो यहाँ पे P क्या होता है, मूलधन होता है, ठीक है, और R क्या होती है, दर होती है। तो भाई अंतर हमें कितना दे रखा है, 300 रुपए दे रखा है। मूलधन ज्ञात करना है, R कितना दे रखा है भाई, 10%, तो 10/100 और इसका होल स्क्वायर, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, और यहाँ से P इंटू ये कितना हो जाएगा, 1/10 का वर्ग कितना हो जाएगा, 100, और बराबर क्या है यहाँ पे 300। इधर इसे ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, तो जो मूलधन बनेगा वह कितना बनेगा, 30,000 रुपये। कितना, 30,000 रुपये इसका मूलधन रहने वाला है। ठीक है भाई, समझ पाए होंगे इस बात को। तो फॉर्मूला 2 वर्ष के लिए क्या होता है, PR/100 का होल स्क्वायर, और यही अगर 3 वर्ष की बात आ जाए तो C3 माइनस S3 जो होता है वह होता है PR/100 का स्क्वायर, 2 वाला तो ही लगेगा प्लस 3, और इसमें क्या बढ़ जाता है 3 + R/100। ठीक है भाई, ये 3 साल के CI और SI का अंतर होता है। ठीक है भाई, वैसे इसके कई मेथड्स हैं, हम रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, टेबल मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, लेकिन जनरली है तो फॉर्मूले के लगा दीजिए, हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यहां से जो आंसर रहने वाला है वह ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। समझ पाए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, जैस्मिन अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 4% की छूट देती है और फिर भी 20% लाभ कमाती है। उस कमीज की लागत कीमत क्या है जिसका अंकित मूल्य 850 रुपए है। तो ऐसे कई क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हो कि जब भी व्यक्ति को लाभ हो और क्या दिया जाए, छूट दिया जाए, तो MRP और CP में क्या रिलेशन होता है भाई, तो MRP और CP में रिलेशन होता है, ये तो होता है 100 प्लस प्रॉफिट %। ठीक है भाई, और यहां 100 माइनस डिस्काउंट %। ठीक है भाई, तो MRP और CP में जो अनुपात बनता है वह क्या बनता है, 100 प्लस प्रॉफिट %। यहाँ पे लाभ जोड़ देना है 100 में, और यहाँ पे डिस्काउंट को 100 में से माइनस कर देते हैं। तो भाई कितने % की छूट दे रहा है, 4% की छूट दे रहा है, 20% का लाभ कमा रहा है। तो यहाँ 20 जुड़ जाएगा प्रॉफिट, तो 120 हो जाएगा, और यहाँ जब 4 को माइनस करेंगे तो यह कितना रह जाएगा, 96 रह जाएगा। ठीक है भाई, तो 24 से काटेंगे, 24 चौके 96 और 24 पंजे 120। इसका मतलब जिस वस्तु की कीमत अगर 4 रुपए है उस पर MRP कितना डाला गया, 4 रुपए वो 5 रुपए डाला गया। ठीक है भाई, तो अब उसने हमें MRP कितना दे रखा है, 850 रुपए, तो हमें 5 की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 850 रुपए। तो इसको अगर मैं 17 पंजे 85, 170 का गुणा करता हूं तो ये कितना बन जाएगा, 850 रुपए। ठीक है भाई, तो इधर भी करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 17 चौके 68, 680 रुपए। ठीक है, तो ये इस वस्तु का जो क्रय मूल्य निकल के आया वह कितना निकल के आया, 680 रुपए। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, 10% की छूट पर एक वस्तु 1800 रुपए में बेचकर, भाई इसका SP कितना दे रखा है, 1800। ठीक, 1800 रुपए में बेचकर एक दुकानदार ने 200 रुपए का लाभ प्राप्त किया। यदि उसने उसे बिना किसी छूट के बेचा होता तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। भाई आप एक बात बताइए कि अगर उसने वस्तु को 10% की छूट पे बेचा है, इसका मतलब MRP के 90% पे बेचा है। कितने परसेंट पे, MRP के, MP के 90% की वैल्यू कितनी है, 1800 रुपए। ठीक है भाई, तो यहां से अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये MP इंटू 90/100 बराबर 1800। ठीक है, तो 90 से कितने बार कैंसिल हो जाएगा, ये 20 बार। तो यहां से जो MP निकल के आएगी, 100 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2000 रुपए। ठीक है भाई, तो MRP उसका कितना निकल के आया, 2000 रुपए। अब इस बात को समझिए, जब वह 1800 रुपए में बेच रहा है फिर भी उसे 200 का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। इसका मतलब ये वस्तु का CP कितना रहा होगा, 1800 माइनस 200, ये वस्तु रही होगी 1600 रुपए की, क्योंकि 1800 में बेचने का, अगर बेचने पर वह 200 रुपए का लाभ प्राप्त कर रहा है, इसका मतलब वह वस्तु 1600 रुपए की रही होगी। अब वो क्या कह रहा है कि यदि वह वस्तु को बिना किसी छूट के बेचे, बिना किसी छूट के बेचे तो उसे 1600 वाली वस्तु डायरेक्ट MRP पे बिकेगी, तो कितना भाई लाभ होगा उसे, 400 रुपए का। तो लाभ गुणा 100। ठीक है भाई,
बटे, अब लाभ हानि किस पे निकलता है भाई, सीपी पे निकलता है, तो बटे कितना हो जाएगा 1600, तो 400 से 4 बार कैंसिल हो जाएगा और 4 से ये 25 बार कैंसिल, तो 25% जो उसका जो प्रॉफिट रहने वाला है वह कितना रहने वाला है 25%। यदि यह वस्तु एमआरपी पे बेचता है तो उसे लाभ कितना होगा 25%, तो 25% इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, ए तथा बी केंद्रों वाले समान त्रिज्याओं के दो वृत्त में से प्रत्येक एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है। ठीक है भाई, तो एक ये वृत्त हो गया, ठीक है, और दोनों की त्रिज्याएं समान हैं, और एक वृत्त ये हो गया, और ये दोनों की क्या हो गई, सेंटर हो गई, ये C1 हो गया और ये C2। ठीक है भाई, तो अगर ये सेंटर है तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी, मान लें से C1 C2 के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, a। ठीक है, और ये जो होगी वह भी क्या होगी, त्रिज्या होगी, क्योंकि केंद्र से परिधि की दूरी होगी, तो ये भी a होगी, और ये भी क्या होगी, a ही होगी। और इस बात को ध्यान भी रखें कि जब भी कभी दो समान त्रिज्या के वृत्त एक दूसरे के केंद्र से होकर के गुजरते हैं तो उनके बीच में हमेशा क्या बनता है, ये समबाहु त्रिभुज बनेगा। क्या बनेगा, समबाहु त्रिभुज। इसका मतलब ये सारे एंगल, एक समबाहु ये ऊपर बनेगा और नीचे भी क्या बनेगा, समबाहु ही बनेगा। ठीक है, तो दोनों तरफ ये समबाहु त्रिभुज बनेंगे, क्योंकि कभी कभार इसमें हाइट भी पूछ ली जाती है। क्या पूछ ली जाती है, हाइट। तो हाइट क्या, हम समबाहु त्रिभुज की हाइट निकाल लेंगे। ठीक है भाई, क्योंकि वह पूछता है दोनों की कॉमन कॉर्ड, बीच की जो कॉमन कॉर्ड होती है, जो ओवेनिस्ट जीवा की लंबाई भी पूछ लेता है, तो उसके लिए हम क्या निकाल लेते हैं, इस ट्रायंगल की हाइट निकाल लेते हैं। तो पूछा क्या गया है, सी और डी पे काटे तो कोण डीबीसी, तो डीबीसी किस पे काट रहे थे, सी और डी पे, तो सी और डी पे ये काटते हैं एक दूसरे को, तो ये सी हो गया और ये डी हो गया। तो पूछा गया है ए और बी केंद्र वाले, सॉरी इनको ए और बी में कन्वर्ट कर लीजिए, ए है और ये क्या है, बी है। ठीक है, अब पूछा गया है डी बी सी, ये एंगल पता करना है, क्या, ये एंगल। अब हमें पता है कि दोनों तरफ समबाहु त्रिभुज बनते हैं, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने का होता है, 60 डिग्री का, तो ये 60 का होगा तो ये भी 60 का होगा, तो ये पूरा एंगल कुल मिला के कितने का हो जाएगा, तो एंगल डी बी सी यह कितना रहने वाला है, 120 डिग्री का। ठीक है भाई, तो आप इस बात को समझ पाए होंगे, जब भी समान त्रिज्याओं के वृत्त एक दूसरे के केंद्र से होकर के गुजरेंगे तो उनके बीच में क्या ट्रायंगल जो बनता है वो हमेशा समबाहु त्रिभुज बनता है, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने का होता है, 60 डिग्री का होता है। ठीक है, तो 120 डिग्री का यहाँ पे एंगल बनेगा। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आदमी और एक औरत और एक लड़का मिलकर एक काम को 6 दिन में समाप्त करता है। तो यहाँ पे अगर एक आदमी, एक मेल, एक फीमेल और एक चिल्ड्रन की बात करें तो ये काम कितने दिन में होता है, 6 दिन में पूरा होता है। आगे यदि एक आदमी और एक औरत उस काम को क्रमशः 10 और 24 दिन में कर सकते हैं। अगर एक मेल की बात की जाए तो वह 10 दिन में कर रहा है, और एक फीमेल कितने दिन में कर रही है, 24 दिन में। ठीक है भाई, तो क्या पूछा गया है, तो लड़का वह काम करने में कितने दिन लगेंगे भाई, तो इसका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम कितना आएगा, 24 और 10 का एलसीएम, तो ये हो जाएगा आपका 120। कितना हो जाएगा, 120। तो 6 का डिवाइड देंगे, इसमें कितने बार जाएगा, 20 बार। इसका मतलब ये तीनों लोग जब मिल जाते हैं तो इनकी कंबाइंड जो एफिशिएंसी आ गई वह कितनी आ गई, 20 यूनिट पर डे। अगर मेल की यहाँ पे एफिशिएंसी निकालते तो वो कितनी निकलेगी, तो वो यहाँ पे कितनी, 12 यूनिट काम करेगा। और यहाँ से फीमेल की बात करें तो फीमेल 5 यूनिट पर डे काम करेगी। ठीक है भाई, अब बात करें बच्चे की, तो यहाँ पे अगर देखिए कि एक मेल की एफिशिएंसी कितनी आई है, 12 ईंट लगाने की। ठीक है भाई, 12 यूनिट काम करता है, और एक फीमेल कितनी करती है, 5 यूनिट। तो यहाँ पे ये मेल 12 यूनिट काम करता है और ये फीमेल 5 यूनिट काम करती है। तो बच्चे का कितना रह जाएगा भाई, जब ये तीनों लोग मिल जाते हैं तो 20 यूनिट काम होता है। तो इसका मतलब ये बच्चा है वह कितनी यूनिट काम करता है, 3 यूनिट काम करता है। ठीक है भाई, अब क्या कहा गया कि एक लड़के को वह काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो भाई अगर बच्चे से काम कराया जाए तो वह कितने दिन इस काम को कर देगा, तो काम कितना, 120 यूनिट काम है, और बच्चे की क्षमता कितनी है, 3 यूनिट। तो कितना समय लगेगा उसे, तो उसे लगेगा 40 दिन। कितना, 40 दिन। तो 40 दिन ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, तो तीनों की हमने क्षमता निकाल ली अलग अलग। ठीक है, तो बच्चे की जो क्षमता निकल के आई वह कितनी आई, 3 यूनिट पर डे। तो 3 यूनिट पर डे काम करने वाला 120 यूनिट काम कितने दिन में समाप्त कर देगा, 40 दिन में। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए,
11 संख्याओं का औसत कितना है? 63 है। ठीक है भाई, 11 संख्याओं का औसत 63 है। यदि पहली 6 संख्याओं का औसत 60 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 65 है, तो छठी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, तो टोटल 11 संख्याएं कितनी है? 11। अब मैं बात करता हूं कि 11 संख्याओं का एवरेज कितना है। 11 संख्याओं का एवरेज है 63। 11 संख्याओं का एवरेज कितना है? 11 संख्याओं का एवरेज है 63। यदि अब इसने क्या किया कि पहली 6 संख्याएं ली, पहली 6 संख्याओं का एवरेज कितना है? 60 है। तो आप जरा देखिए कि सभी संख्याओं का औसत कितना है? 63 है। अगर पहली 6 संख्याओं की बात करें, 6 संख्याओं का एवरेज कितना है? 60 है। तो आप देख पा रहे हो यहां पे कितना कम है? ये आप कहोगे 3 कम है। तो 3, अगर औसत में 3 कम है तो संख्याएं 6, तो ये कितना हो जाएगा भाई? आप कहोगे 6 या 18 कम रह गया। ठीक है भाई, इसका मतलब ये योग में कितना कम रह जाएगा? 18 कम रह गई। ये संख्याएं वो योग में कितना कम रह गई? 18 कम रह गई। अब बात करते हैं अगली 6 संख्याओं की। अगली 6 संख्याओं की बात करें कि इनका औसत कितना है, तो अगली 6 संख्याओं का औसत है 65। कितना है? 65। तो अगर यहां पे हम देखें भाई, सभी का 63 है और इनका कितना है? 65। तो अब कितना ज्यादा है? अब आप देखोगे तो 2 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? पॉजिटिव 2 ज्यादा है। ये पॉजिटिव ले लिया, ज्यादा है तो। और ये संख्या कितनी है? 12। कितनी है भाई? ये सॉरी 6। तो यहां पे जो ये ज्यादा होने वाला है वह कितना होने वाला है? 12। अब देखिए यहां पर 6 संख्याओं का योग कितना कम रह रहा था? 18, और यहां पे 12 ज्यादा हो गया। तो इन दोनों में अगर दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो कितना रहेगा भाई? -6। कितना रहेगा? -6। ठीक है भाई, माइनस के ज्यादा है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा छठी संख्या पूछी है, क्या पूछी है? छठी संख्या। तो 63 में से अगर माइनस का रिजल्ट बच रहा है तो माइनस कर देंगे। कितना? 6। तो कितना रह जाएगा भाई? 57। ठीक है, तो वह जो संख्या निकल के आई वह कितनी? 57 निकल के आई। ठीक है, समझ पाए होंगे इस बात को कि 11 संख्याओं का एवरेज 63 था, 6 संख्याओं का एवरेज कितना है? 60 है। इसका मतलब एवरेज कितना कम है? 3 है। तो 6 संख्याओं पे कितना कम हो जाएगा? 18 कम हो जाएगा। फिर कहा गया है कि जो अंतिम 6 संख्याएं हैं उनका एवरेज 65 है। इसका मतलब एवरेज से हमारे जो सभी संख्याओं के एवरेज से ये 2 ज्यादा है। तो 6 संख्याओं पे कितना ज्यादा होगा? 12। तो भाई 12 और 18 का जो डिफरेंस बनेगा वो कितना बनेगा? -6। ठीक है भाई, तो क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है, तो माइनस बड़ा है तो हम क्या करेंगे? अब जो हमें छठवीं संख्या निकालनी है, कौन सी? छठवीं संख्या। तो छठवीं संख्या जो होगी वो क्या रहने वाली है? वह रहने वाली है जो हमारा एक्चुअल एवरेज था उसमें से हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अगर यहां पर रिजल्ट पॉजिटिव आया हुआ होता, क्या आया हुआ था? पॉजिटिव, तो हम क्या करते? इसमें 63 में ऐड कर देते। तो समझ पाए होंगे इस कंसेप्ट को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, यदि बिंदु आई त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र है। ठीक है भाई, आई यहां पे अंतः केंद्र है और कोण बी और कोण सी, कोण बी कितना दे रखा है? 70, और ये कितना दे रखा है? सी 50। ठीक है भाई, तो ये जो अंतः कोण में क्या करते हैं? हम कोणों का आधा कर देते हैं भाई। ठीक है भाई, तो पूछा गया है ये वाला एंगल। क्या पूछा गया है? BIC, एक ट्रायंगल हो गया ये ABC। तो पूछा गया है BIC का मान ज्ञात करें। ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है। तो अगर आपको ये पता हो कि ये कैसे निकालते हैं, तो ये होता है 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। एंगल ए का आधा इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है भाई, तो अगर हमें अंतः कोण निकाल, तो उसके लिए हमें एंगल ए पता होना चाहिए। और एंगल ए निकालने के लिए क्या करेंगे? हमें पता है कि तीनों त्रिभुजों के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। तो ये 70 और 50 120 हो गए, तो ये कितना रह जाएगा? 60। कितना रह जाएगा? 60। ठीक है भाई, ये जब 60 रह जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 90 प्लस 60/2 30 हो जाएगा। तो ये कितना होने वाला है? 120 डिग्री। कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। तो 120 डिग्री इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, तो क्या होता है कि अंतः केंद्र में ये जो कोण बनता है, ठीक है, तो अंतः केंद्र का जो कोण बनेगा वह क्या होता है? 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। जो शीर्ष कोण होता है उसका आधा उसमें ऐड कर दिया जाता है। तो 120 डिग्री इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक काम को 12 दिन में कर सकता है और बी 15 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है और बी 15 दिन में। तो भाई एलसीएम कितना आएगा? 60। एक दिन में कितने यूनिट काम करेगा? 5 यूनिट काम करेगा, और बी 4 ईंटें लगाएगा। ठीक है भाई, आगे क्या कहा है? वे मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं। भाई दोनों बंदों ने मिलकर के अगर 5 दिन काम करेंगे तो दोनों बंदे पर डे 9 यूनिट काम करेंगे,
और इन्होंने जब 5 दिन काम कर लिया तो भाई 45 यूनिट काम हो गया। कितना काम हो गया? 45 यूनिट। और 45 यूनिट काम हो गया तो अब क्या हुआ कि बी ने काम छोड़ दिया। तो भाई पहले तो देखें कि शेष काम कितना बचा, तो 45 इसमें से माइनस कर देंगे तो काम बचा 15। ठीक है, ये क्या बचा? शेष वर्क। तो शेष काम कितना रह जाएगा? शेष कार्य रह जाएगा 15 यूनिट। अब इस 15 यूनिट को कौन करेगा? भाई बी चला गया, तो ए द्वारा शेष काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो 15 यूनिट काम को किससे कराना है? ए से, और ए एक दिन में 5 यूनिट काम करता है तो उसे कितने दिन लगेंगे? 3। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, तो पहले हमने क्या किया कि इनका 5 दिन का कार्य निकाल लिया। 5 दिन का काम कितना आया? 45 यूनिट। ए और बी ने 45 यूनिट काम कर दिया। ठीक है भाई, अब बचा कितना है? 15। और 15 यूनिट कराना किससे है? ए से, क्योंकि बी तो चला गया। तो ए एक दिन में 5 यूनिट काम करता है तो वह इस काम को 3 दिन में समाप्त कर देगा। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक भूखंड की दो भुजाओं की माप क्रमशः 32 मीटर और 24 मीटर है और उनके बीच का कोण समकोण है। ठीक है भाई, समझिए इस बात को कि एक भूखंड है और इसके दो भुजाएं दी हैं और उनका क्या है? माप 32 मीटर और 24 मीटर है। ये 32 मीटर है और ये 24 मीटर है। ठीक है भाई, और इनके बीच का कोण 90 हमने कर ही लिया। आगे क्या कहा गया है? अन्य दो भुजाओं में से प्रत्येक की माप 25 मीटर है। अब अन्य दो भुजाएं, ये भी हो गई 25 मीटर और ये भी रही है 25 मीटर। ठीक है भाई, ये दोनों 25-25 मीटर की हैं और अन्य 3 कोण समकोण नहीं है। ठीक है भाई, और अन्य 3 कोण समकोण नहीं है, तो ये हमें थोड़ा समकोण दिख रहा है, इसे भी थोड़ा सा तिरछा कर दें, क्योंकि ये उसमें कहा गया है कि ये समकोण नहीं है, तो इसे भी हम समकोण नहीं बनाते हैं। ठीक है भाई, तो ये कुछ थोड़ा ऐसा रहा होगा, ये भी थोड़ा सा तिरछा रहा होगा। ठीक है भाई, तो ये अन्य दो कोण हैं वो क्या है? वो अन्य तीनों कोण समकोण नहीं है। ठीक है भाई, ये एक भूखंड हो गया, तो इसकी भुजा 24 मीटर है और ये 32 मीटर और बाकी की 25-25 मीटर है। ठीक है भाई, और ये जो तीनों एंगल बचे डी, सी और बी, इसमें से कोई भी क्या है? समकोण नहीं है। तो भूखंड का क्षेत्रफल पता करना है, तो भाई कैसे करेंगे? हम क्या करते हैं, हमें एक समकोण तो पता है, तो इसमें भाई कर्ण निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? कर्ण। अब कर्ण कैसे निकलेगा? अगर हम इसको तोड़ते हैं तो ये कितना होगा भाई? 8 चौक 32, और इसको 8 की फॉर्म में तोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 तिया 24। ठीक है भाई, तो हमने 3, 4 और 5 की ट्रिपलेट पढ़ी है। 3, 4 और 5 की ट्रिपलेट पढ़ी है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 5 होगा। और हम ये देख रहे हैं कि सब में 8 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ भी 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 40। तो यहाँ से इसका जो कर्ण निकल के आया हुआ है कितना निकल आया? 40 मीटर निकल आया। ठीक है भाई, समकोण त्रिभुज है। अब बात करते हैं, अगर मैं पहले इसका एरिया निकालूं इस वाले ट्राइंगल का, तो इस ट्राइंगल का एरिया किससे निकलेगा? इस ट्राइंगल का एरिया निकलेगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार कितना है इसका? 32 और ऊंचाई कितनी है? 24। ठीक है भाई, आधार 32 हो गया और ऊंचाई कितनी हो गई? 24। तो 2 से कितने बार कट जाएगा? ये 12 बार। तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24 की 4 हासिल 2, 12 × 36 और 2 38। तो 384 वर्ग मीटर ये किसका एरिया हो गया? इधर वाले जो समकोण त्रिभुज बन रहा है इसका। अब इसका एरिया कैसे निकलेगा? इसका एरिया या तो आप इसमें समद्विबाहु त्रिभुज वाला निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए? समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया निकाल दीजिए, या इसमें समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकालना चाहते हो तो आप इसमें हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है भाई, तो यहां पे अगर हम इसमें हीरोन्स फॉर्मूला निकालते हैं तो इसका सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं के योग का आधा। तो तीनों भुजाओं का योग कितना हो जाएगा? 25 और 25 50, 50 और 40 90। ठीक है भाई, तो अर्ध परिमाप क्या बनेगा भाई? 45। कितना बनेगा? 45। अब हम त्रिभुज का अगर एरिया निकालते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो वो कितना निकलेगा? अंडर में ये सबने पढ़ा होगा, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। ठीक है भाई, तो तीनों भुजाओं को किसमें से घटाते हैं? सेमी पेरीमीटर में से, अर्ध परिमाप में से। तो यहां जो रहने वाला है वह कितना? 45 गुणा 45 में से अब भुजाओं को माइनस करेंगे तो 45 में से 25 को माइनस करेंगे तो 20, यहां भी अगली 25 को माइनस करेंगे तो 20, और जब 45 में से 40 को माइनस करेंगे तो यहाँ क्या रहेगा? 5। ठीक है भाई, इसके और फैक्टर करते हैं तो इसे 9 × 5 लिख सकते हैं। अब इसमें से क्या क्या निकलेगा भाई? ये 3 निकल आएगा 9 में से,
ये 5 5 का जोड़ा बन जाएगा तो ये 5 निकल आएगा और इसमें से कितना निकलेगा 20 निकलेगा। तो 20 पंजे 100 तिया 300, 300 इसका हो गया और इसका कितना है, तो दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, 300 प्लस 384, तो ये हो जाएगा 684 वर्ग मीटर। ठीक है भाई, तो पूरे भूखंड का जो एरिया निकलेगा, पूरे भूखंड का क्षेत्रफल निकलेगा वह कितना निकलेगा 684। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। तो हमने क्या किया, पूरे भूखंड को दो भागों में बांट लिया, एक हमने समकोण त्रिभुज का एरिया निकाल लिया और ऊपर हमने हीरोन्स फॉर्मूला निकाल करके उसका हीरोन्स फॉर्मूला के यूज से हमने इसका एरिया कितना निकाल लिया 300 वर्ग मीटर। ठीक है भाई, दोनों को ऐड कर दिया तो पूरे जो भूखंड का क्षेत्रफल बनेगा वह कितना बनेगा 684 वर्ग मीटर। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक नाव की स्थिर जल में चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो भाई नाव की चाल हम क्या मान के चलते हैं x, ये कितनी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल कितनी है उसे y मान के चलते हैं, वह कितनी है 3 किलोमीटर प्रति। तो आगे क्या कहा गया है, एक व्यक्ति नाव से धारा के प्रतिकूल दिशा में 135 किलोमीटर तक जाकर, भाई अगर 135 प्रतिकूल दिशा में गया है तो प्रतिकूल दिशा में क्या होता है x माइनस वाई चाल रहती है। ठीक है भाई, तो 135 किलोमीटर जाने में उसकी चाल क्या रही होगी, नौकी से गया होगा। किससे से गया होगा, नौकी से। फिर आगे क्या कहा गया है, धारा के अनुकूल दिशा में चलते हुए वह प्रारंभ के बिंदु पर लौट आता है। अब वह 135 ही अनुकूल में आया है, तो अनुकूल में क्या होंगी, दोनों चालें जुड़ जाती हैं, तो यहां पे चाल रही होगी इसकी 15, मतलब 9 की से प्रतिकूल गया और 15 की से वापस आया। तो पूछा क्या गया, पूरी यात्रा को तय करने में लगा समय घंटे में ज्ञात कीजिए। तो भाई ये तो हो गया जाने में समय, ये तो किस में लगा, जाने में, क्योंकि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो 135 किलोमीटर गया है और किस चाल से गया है, नौकी से, क्योंकि यहां पे धारा के प्रतिकूल गया है और धारा के प्रतिकूल चाल क्या होती है, घटती है। तो 12 में से मैंने 3 को माइनस किया, 9 हो गया। और यहां जब वह धारा के साथ आया है, धारा के अनुकूल दिशा में आया है, तो चालें जुड़ जाएंगी। ठीक है भाई, तो ये जाने में समय हो गया और ये वापस आने में, तो यहां कितना लगेगा भाई 15 निम्मा 135 और ये 15 से 9 बार, तो 15 और 9 24 घंटे, कितना लगेगा भाई 24 घंटे। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, समझ पाए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई राशि 10 वर्ष के अंत में 900 रुपए हो जाती है, जबकि 15 वर्ष के अंत में 1080 रुपए हो जाती है, तो 20 वर्ष के अंत में मिलने वाला मिश्र धन और मूलधन ज्ञात करें। ठीक है भाई, तो अगर हम देखते हैं कि 10 वर्ष के अंत में कितनी हुई, कोई धन है हमारा P और वह 10 वर्ष में कितना हो जाता है, 10 ईयर्स की बात करें तो 10 वर्ष में हो जाता है 900 रुपए, और 15 वर्ष में मतलब अगले जो 5 वर्ष हैं, अगले 5 वर्ष के अंत में वह हो जाता है 1080 रुपए। ठीक है भाई, तो आगे क्या पूछा है, 20 वर्ष के अंत में, मतलब उसने ये पूछा है कि अगले 5 वर्ष में पहली बार तो ये धन कितना हो जाएगा। ठीक है, धन कितना हो जाएगा, और पूछा है कि मूलधन कितना है। तो हम क्या करते हैं कि दोनों का क्या है, समय समान है, तो हम ये देखेंगे कि ये यहां से ये होने में 900 से 1080 हुआ है, तो भाई इसका रेशियो हम बना लेंगे 900 और 1080 का, तो 0 से 0 कट गया, 18 पंजे 90 और 18 छक्के 108। इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि जो 5 साल में धन है वह क्या हो जाता है, 5 से 6 हो जाता है। कितना हो जाता है, 5 से 6 हो जाता है। ठीक है भाई, तो यहां भी ये धन क्या हो जाएगा भाई, 5 से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, अगले 5 साल में 5 से 6 हो जाएगा। तो भाई 5 के बराबर 1080 है, 5 के बराबर कितना है 1080, तो भाई 1080 कितने के बराबर है, 5 के बराबर, तो 5 से डिवाइड कर दिया, और हमें वैल्यू कितने की निकालनी है, 6 की, 6 के बराबर पता करना है, तो 5 से कैंसिल करेंगे तो ये 5 दूनी 10, 5 एकन 5 और 5 छक्के 30। ठीक है भाई, 216 बार कैंसिल होगा, और 216 का 6 से गुणा करोगे तो 6 दूनी 1200 और 16 छक्के 96, तो 1296 रुपए। ठीक है भाई, तो 1296 रुपए हो जाएगा। अगर हम मूलधन यहां से ही पता करना चाहें तो हमारे ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हमें जो मिश्र धन है वह 1206 पता चल गया, तो मूलधन कितना रहा होगा 625, कितना रहा होगा 625। पर हम तो यहां पे पता करेंगे, क्योंकि अगर इनकेस इसमें मूलधन पूछ लिया जाता तब क्या होता। तो देखिए ये हमें पता चल गया कि वह 5 साल में वह धन 5 से 6 हो जाता है, 5 साल में कितना हो जाता है, 5 से 6 हो जाता है। तो यहां पे ये टाइम 10 साल है, कितना है भाई 10 साल, तो यहां पे ये प्रोसीजर 2 बार यूज हुआ होगा, 5 से 6। ठीक है, तो 5 से 6 अगर 2 बार यूज हुआ होगा तो हम क्या कर देते हैं, यहां पे वर्क कर देते हैं। इसका मतलब यहां पे हमारा जो मूलधन है 25 से कितना हो गया होगा 36,
कितना हुआ होगा 36, और 36 के बराबर कितना है 900, 36 के बराबर कितना है 900, तो हमें वैल्यू अगर 25 की मिल जाए तो हमें यहां से मूलधन पता चल जाएगा भाई। तो 36 के बराबर अगर 900 है तो 900 कितने के बराबर है 36 के, और हमें वैल्यू कितने की निकालनी है 25 की, तो 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां से हमारा क्या निकल आएगा प्रिंसिपल। धन कितना है अभी तो 18 दूनी 36 और 18 पंजे 90, 50 बार, और 2 से कितने बार 25 बार, तो 25 का गुणा 25 से करेंगे तो 625 क्या हो जाएगा मूलधन। तो मूलधन यहां से हमें पता चल गया कि 625 रुपए है। इस बात को सभी समझ पाए होंगे, ठीक है भाई। तो हमने क्या किया, पहले ये रेशियो बना लिया, रेशियो से हमें पता चल गया कि धन हमारा 5 साल में 5 से 6 हो जाता है, तो ये भी भाई 5 से 6 होगा भाई। तो 1080 अगर 5 रेशियो की वैल्यू है तो 6 की कितनी हो जाएगी 1296। अब हम यहां से पीछे चले गए, तो पीछे अगर हम गए तो हमें पता है अगर 5 साल में धन हमारा 5 से 6 होता है तो 10 साल उसका डबल टाइम है, तो डबल टाइम है तो ये प्रोसीजर 2 बार यूज होगा। तो हमने 5 के स्क्वायर से कितना हो जाएगा, ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा 2 साल में। अगर ये 15 साल होती तो ये क्यूब कर देते हम इसका, ठीक है भाई। तो 25 से 36 हुआ होगा, तो 36 के बराबर 900 है तो 25 के बराबर कितना आ जाएगा 625, इसका करेक्ट आंसर है। समझ पाए होंगे इस बात को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक आदमी 16,000 रुपए की धनराशि का कुछ भाग 4% तथा शेष भाग 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार देता है, ठीक है भाई। कुछ उसने 4% पर दिया है और कुछ 5% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर उधार देता है। यदि एक वर्ष में कुल ब्याज 700 रुपए प्राप्त होता है तो 4% की वार्षिक दर पर दी गई धनराशि ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई। तो कुछ उसने दिया है 4% की दर पर, ठीक है भाई। टोटल धन कितना है 16,000, 16,000 रुपए कुछ दिया है 4% की रेट पे और कुछ दिया है 5%। तो हम 5% को क्या लिखेंगे 4% प्लस 1% हम इसे तोड़ लेंगे, ठीक है। तो हमने इसे 4% और 1% में तोड़ लिया, तो हम क्या करेंगे यहां पे हम करेंगे कि हम ये मान के चलेंगे अगर ये पूरा का पूरा धन, अगर ये पूरा का पूरा धन 4% पे देता, कितने परसेंट पे देता 4%, तो भाई उसे कितना ब्याज मिलता, तो 16,000 रुपए का, इधर लिख लेते हैं थोड़ा, जो 16,000 रुपए है तो 16,000 रुपए का 4% कितना होगा भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 16 चौके 16 चौक 64। तो यहां से उसे जो धन मिलता वह ब्याज के रूप में 640 रुपए मिलता। कितना मिलता, अगर वह 4% पे पूरे धन को उठा देता तो उसे यहां पे जो ब्याज मिलता वह कितना मिलता 640 रुपए प्राप्त होता, लेकिन उसे ब्याज कितना मिला है 700 रुपए। इसका मतलब कि 700 रुपए में से अगर हम 640 रुपए घटा लेते हैं तो ये जो 60 रुपए मिले हैं वह किस वजह से मिले हैं, क्योंकि इसने जो ये वाला धन है वह 1% ज्यादा पे उठाया है, 1% ज्यादा पे दिया है। तो इस 1% की वजह से ब्याज में कितने का अंतर आया 60 रुपए का। तो 1% के बराबर कितना है भाई 60, तो यहां से 100% के बराबर कितना हो जाएगा, 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 6,000। इसका मतलब जो उसने 5% पे धन उठाया है वह कितना उठाया है 6,000, ठीक है। 5% पे धन उठाया 6,000, तो पूछा गया 4% पे, किस पे, इस वाले पे। तो इस पे जब 6,000 उठाए तो यहां पर कितना 16,000 में से माइनस कर दीजिए 6,000, तो 10,000 रुपए, ठीक है भाई। तो जो 4% पे उसने धनराशि दी है वह कितनी दी है 10,000 रुपए। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। आई होप समझ पाए होंगे इस बात को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यवसाय में अंकित सक्रिय और अमन निष्क्रिय साझेदार हैं। अंकित 16,000 रुपए निवेश करता है और अमन 20,000 रुपए निवेश करता है। अंकित प्रबंधन के लिए 10% लाभ प्राप्त करता है, शेष लाभ को वह पूंजी के आधार पर आपस में बांटते हैं। तो 900 रुपए के कुल लाभ में से अंकित कितनी राशि प्राप्त करेगा, ठीक है भाई। तो अंकित है जो कैसा है, अंकित एक एक्टिव पार्टनर है, ठीक है भाई। और जो अमन है, अमन कैसा है भाई, वो काम नहीं करता है। तो अगर बात करें दोनों के निवेश की तो अंकित और अमन, अंकित और अमन इनने कितना कितना रुपए इन्वेस्ट किया है, अंकित ने 16,000 रुपए और अमन ने 20,000 रुपए, ठीक है भाई। तो यहां अनुपात जो बनेगा वह कितना बनेगा 4:5 बनेगा, ठीक है भाई। तो 4:5 बनेगा। अब यहां पे जो कुल लाभ हुआ है वह कितना हुआ है
900 रुपए। तो पहली बात तो 900 रुपए का कितना रुपए बटना है, 90%, क्योंकि 10% तो उसने अंकित ने उसने प्रबंधन में ले लिया। अंकित ने 10% प्रबंधन में लिया है, तो इसका मतलब 900 रुपए का कुल लाभ 900 का हुआ है, तो इसका बांटा कितना जाना है, 90%। तो 90% कितना हो जाएगा, 90/100। ये लाभ बांटा जाना है किसमें, अंकित और अमन में। ठीक है भाई। अब इसमें पूछा क्या गया, अंकित। तो भाई अंकित को अगर ये लाभ 9 रुपए का होता है टोटल, गुणा अगर 9 रुपए का लाभ होता है, तो उसमें से अंकित की हिस्सेदारी कितनी बनेगी, 4 रुपए। कितनी बनेगी, 4। तो 4/9 भाग इसमें किसको मिलेगा, अंकित को मिलेगा। ठीक है भाई, सॉल्व कर लेते हैं। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए। ठीक है, 9 से कितने बार, 10 बार कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 9 चौक 36 और 36 धाम के 360 रुपए। ठीक है भाई, तो यहां से जो अंकित को मिलना है वह कितना मिलना है, 360 रुपए। ठीक है, समझ पाए होंगे इस बात को। 360 रुपए इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी गांव की जनसंख्या 9600। सेम ये क्वेश्चन वही कंसेप्ट पे है जो मैंने पिछला क्वेश्चन आपको अभी कराया है कि गांव की जनसंख्या है 9600। कितनी है, 9600। अब पुरुष की बात करें, मेल और फीमेल। मेल कितने परसेंट की रेट से बढ़ते हैं, पुरुषों की जनसंख्या में मेल है वह 8% की दर से और फीमेल 5% की दर से। ठीक है भाई, तो एक वर्ष बाद जनसंख्या 10,272 हो जाती है। ठीक है, तो पुरुषों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है भाई, तो पुरुषों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि होती है, पुरुषों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि होती है और महिलाओं की में होती है 5% की। तो अगर मैं बात करूं फीमेल और मेल की, भाई फीमेल कितने परसेंट की दर से बढ़ते हैं, 5% की दर से, और मेल 8% की दर से बढ़ते हैं, तो इसे हम 5% प्लस 3% में तोड़ लेंगे। ठीक है भाई, और अगर हम ये बात करें कि दोनों ही मेल और फीमेल यदि 5% की दर से बढ़ते हैं, कितने, 5% की दर से बढ़ते हैं, तो उसे व्यक्ति को अलग अलग कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वह ये कह देगा सीधी की सीधी जनसंख्या 5% बढ़ गई। लेकिन यहां पे क्या है, दोनों अलग अलग रेट से बढ़ रहे हैं, इसलिए उसे अलग अलग रेट बोलना पड़ा है। तो हम ये मान के चलेंगे कि दोनों अगर ये समान रेट से बढ़े, समान रेट मतलब 5% की दर से बढ़े, तो भाई पूरी जनसंख्या में 5% की वृद्धि होगी। और जनसंख्या कितनी है, 9600। कितनी है, 9600। तो इसका 5% कितना होता है भाई, तो इसका 5% हो जाएगा किसी, अगर इसका 5% निकालना है तो 9600 का जो 5% निकलेगा 1/20, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और ये 48 दूनी 99, 480 की वृद्धि हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 480 की वृद्धि हो जाएगी। तो जनसंख्या कितनी हो जाएगी, तो 0 8 6 और 4 10 0 हासिल 1 10,080। अगर ये दोनों मेल और फीमेल एक ही रेट से बढ़ते हैं, 5% की रेट से बढ़ते हैं, तो जनसंख्या 10,000 कितनी हो जानी चाहिए, 80 हो जानी चाहिए। लेकिन जनसंख्या कितनी हुई है, 10,272। कितनी हुई है, 10,272। इसका मतलब ये कितना एक्स्ट्रा बढ़ रही है भाई, 10,080 को इसमें से माइनस कर दीजिए तो 2 बचेगा, 17 में से 8 गया 9, यहां पर रह जाएगा 1। ये भी 192 ये एक्स्ट्रा किस वजह से बढ़ रहा है, क्योंकि जो मेल है वह 3% एक्स्ट्रा बढ़ते हैं फीमेल की अपेक्षा, उसकी वजह से जनसंख्या में जो अंतर आया 192 का आया है। तो 3% के बराबर कितना है, 3% के बराबर है 192। तो 3 से ये कितने बार कैंसिल हो जाएगा, 3 छक्के 18 और 3 चौक 12, 64 बार। तो 100% की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी, 6400। ठीक है भाई, तो पूछा क्या गया है, पुरुषों की जनसंख्या, तो पुरुषों की जनसंख्या कितनी आ जाएगी, 6400। तो 6400 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, अभी जैसा हमने सवाल कराया था इससे पहले ब्याज वाला, जो 4% और 5% है, सेम उसी टाइप से ये भी हो जाएगा। समझ पाए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, राधा तथा मीरा की आय का अनुपात 3:2 है। अगर राधा और मीरा की आय की अनुपात बात करें वह कितना है, 3:2 है। ठीक है भाई, और उनके खर्चों का अनुपात कितना है, 5:3 है। ये आय हो गई और ये हो गया उनका व्यय। व्यय का अनुपात कितना दे रखा है, 5:3 दे रखा है। ठीक है भाई, अब क्या कहा गया आगे, यदि प्रत्येक 1,000 रुपए की बचत करता है, ठीक है भाई, तो आय माइनस व्यय कितना है, 1,000 रुपए। अगर प्रत्येक इनमें से 1,000 रुपए की बचत करता है तो राधा की आय पूछिए। तो ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, पहले भी कई बार कराया है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करेंगे। तो 3 त्रिका 9 और 5 दूनी 10, तो गुणा करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई और उनका क्या लेते हैं, डिफरेंस। तो 3 त्रिका 9 और 5 दूनी 10, बड़ा कौन है, 10। तो 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो 1 रेशियो, तो 1 रेशियो के बराबर यहां भी क्या लेना होता है, अंतर।
तो ये कितना हो जाएगा, अगर सेम साइन है तो अंतर होगा और डिफरेंट साइन होंगे तो ऐड हो जाते हैं, ठीक है भाई। तो क्योंकि दोनों ही सेम साइन है तो ये कितना हो जाएगा 5000 और ये 3000, तो यहाँ पे अंतर जो निकलाएगा 5000 और 3000 का वह कितना निकलेगा 2000। तो यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू 2000 आ गई। तो पूछा क्या गया राधा की, तो राधा की आय कितनी है 3 × 2000, तो यहाँ से कितनी निकलेगी 6000, कितना निकलेगा 6000। तो जो राधा की आय रहने वाली है वह कितनी रहने वाली है 6000, तो 6000 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है भाई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या में 8 की वृद्धि करने के बाद वह संख्या 7, 8, 5 और 11 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है भाई। अब इसके लिए ये सबसे बेस्ट अप्रोच है इसके लिए कि आप ऑप्शन की हेल्प से चेक कर लें। बड़ा ही आसान है कि हमें संख्या में 8 की वृद्धि करनी है और 8 की हम जैसे ही वृद्धि करेंगे तो उस संख्या में भाग कितने का जाना चाहिए 7, 8, 5 और 11 से जाना चाहिए। तो हमने क्या किया, हम ऑप्शनों में 8 8 सब में बढ़ा लेंगे, ठीक है भाई। तो 58 और इसमें 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 66, ये ऑप्शन बन जाएगा हमारा 6166। कितना बन जाएगा 6166 बन जाएगा, ठीक है। इसमें 8 जोड़ लिए, इसमें भी 8 जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 6200। 8 जोड़ोगे इसमें तो ये हो जाएगा 6262 हो जाएगा, ठीक है भाई। इसमें 8 जोड़ोगे तो यह कितना हो जाएगा 6168 हो जाएगा और इसमें 8 जोड़ोगे तो यह कितना हो जाएगा 6160 हो जाएगा। उसने क्या कहा है, उसने कहा है भी कि 8 जोड़ने पर, तो हमने सब में क्या जोड़ लिए 8 जोड़ लिए तो यह हो जाएगा 6166 हो जाएगा, यह हो जाएगा 6262 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6168 और ये हो जाएगा 6160, ठीक है भाई। सब में हमने 8 ऐड कर लिए। अब उसने क्या कहा गया है कि इन संख्याओं में का भाग जाना चाहिए, तो भाई इन संख्याओं का भाग ऑप्शन चेक करेंगे तो हमें दिख रहा है सबसे भाई 5, और 5 का भाग तब जाएगा जब पीछे 0 हो। तो ये गया, ये गया, ये गया, ऑप्शन कौन सा सही हो गया ये, क्योंकि इसी के पीछे 0 है। तो ये एक ऐसी संख्या है कि जिसमें 8 जोड़ने पर इसका इकाई अंक क्या हो गया 0, और भाई 5 का भाग तभी जाएगा जब इकाई अंक 0 हो या 5 हो, ठीक है भाई। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। अदरवाइज हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेना पड़ता। तो एलसीएम कितना आएगा, अगर हम बेसिक की बात करें तो 7, 8, 5 और 11, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा 7 पंजे 35, 35 × 11, तो 35 × 11 ये आपका हो जाएगा 385 और 385 अट्ठे, तो 8 40, 8 40 हासिल 4 8 अट्ठे 64, 64 और 4 68, ठीक है। हासिल 6 8 3 24, 24 और 6 30, कितना हो जाएगा 3080। तो अगर हम 3080 की बात करें तो ये लगभग इसके डबल के आसपास है, क्योंकि 3080 में भी जाएगा इसका भाग, तो इसके सब दिख रहे हैं वो डबल ही दिख रहे हैं। तो अगर मैं इसको 2 गुना करता हूं तो 3080 का डबल कितना हो जाएगा भाई 6160 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6160 हो जाएगा। अब क्योंकि उसने 8 में वृद्धि की बात की है तो हम क्या करेंगे 8 इसमें उल्टा चलते हैं, माइनस कर देंगे। अगर वह जोड़ने की कहता है तो घटाते हैं और घटाने की कहता है तो जोड़ के चलते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पे ये 8 इसमें से माइनस कर देंगे तो 6158, ठीक है भाई। अगर आपको बेसिक तरीके से करना है तो पहले आप इसका एलसीएम लोगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 3080, कितना आ जाएगा 3080 आ जाएगा, ठीक है भाई। और एलसीएम क्योंकि हमें सारे ऑप्शन किसके आसपास दिख रहे हैं 6000 के आसपास, तो हमने इसका डबल कर लिया, क्योंकि भी 3080 में जाएगा तो उसके गुणजों में भी जाएगा, तो भाई 6160 में भी जाएगा। तो 6160 इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया 6160 आ गया। और अगर बात 8 की वृद्धि करने की कही गई तो हम क्या करेंगे कि एलसीएम में से 8 माइनस कर देंगे, तो 6158 इसका करेक्ट आंसर है। अदरवाइज ऑप्शन सबसे बेस्ट तरीका है। आप ऑप्शन में सब में 8 ऐड करने की कह रहा है तो 8 हम क्या कर लेंगे सब में जोड़ लेंगे, फिर हम देखेंगे भाई जोड़ के भाग जाना चाहिए। तो हमने 5 को देखा, 5 से भाग जाने का मतलब है कि अंतिम अंक 0 हो या 5 हो, तो एक ही ऑप्शन ऐसा है कि जिसका अंतिम अंक क्या बन रहा है 0, 8 जोड़ने पे, तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पे 10 कर लीजिए, ठीक है भाई। ये सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 23 की पावर 10 माइनस 1024 को पूरी तरह से विभाजित नहीं करेगी। तो भाई सबसे पहली बात, ये 23 की पावर 10 माइनस, इसे लिखा जा सकता है 2 की पावर 10, क्योंकि 2 की पावर 10 का भी मान कितना होता है, 2 की पावर 10 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना आता है 1024। अब ये हमारे पास कंडीशन बन गई a की पावर n माइनस b की पावर n। अगर ये हमारी पावर कैसी है, दोनों सम है, दोनों पावर कैसी है हमारी
भाई सम है, तो सम के लिए अगर ये दोनों पावर सम है तो इसमें a प्लस बी का भी भाग जाएगा और a माइनस बी का भी भाग पूरा पूरा जाएगा। ठीक है भाई, तो इसका मतलब ये संख्याओं के योग से भी विभाजित होगी, इसका मतलब इसमें 25 से भी भाग जाएगा एंड इन दोनों का अंतर कितना हो गया 21 से भी भाग जाएगा। इसका मतलब ये जो संख्या अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये एक ऐसी संख्या निकलेगी जो 25 से भी विभाजित होगी और 21 से भी विभाजित होगी। तो 25 से विभाजित होगी, इसका मतलब 25 का एक फैक्टर क्या होता है 5 भी होता है, 5 से भी विभाजित होगी। अगर 25 का किसी संख्या में जाता है भाग तो जाहिर सी बात है 5 का भी जाएगा, और 21 का भाग जा रहा है किसी संख्या में तो 21 के फैक्टर होते हैं 7 या 21। इसका मतलब उस संख्या में 7 और 3 दोनों से भाग जाएगा। तो इसका मतलब 5 से भी यह संख्या विभाजित होगी, 25 से भी होगी, 21 से भी होगी, 7 से भी होगी, 3 से भी होगी। ठीक है भाई, तो किससे नहीं होगी, तो उसमें एक ही ऑप्शन है 4। ठीक है, क्या है 4, यह संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है भाई, तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा और सवाल भी आपने अच्छी तरीके से समझे होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दोस्तों को इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। और आप कल से आपके जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं एसएससी जीडी के, तो उसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और आप सिलेक्ट हों ऐसी आशा करते हैं। धन्यवाद।